Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, today we are giving you, ये तो gift of a lifetime video होगा तुम्हारे लिए. So this is the quick revision of entire polity, the entire polity, जो भी तुम्हारे syllabus में है, which is relevant for the civil service examination, मैं उसका quick revision करने वाला हूँ. I am going to touch upon every topic जो is required for your exam, for your understanding, and for your quick revision all at one time. So this is going to be a long video, and I'm going to make sure that everything that is required to be covered is covered. तो भाई बहुत बड़ा सा एक कप ले लो और उसमें बहुत सारी कॉफ़ी या फिर चाय ले लो या फिर लस्सी ले लो या फिर पानी ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो. मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and this will cover up your entire polity as a quick revision for the subject. तो ये मेरे ख्याल से is going to be a great opportunity for all of you to be able to recap the entire course in one shot. So it's going to be, as I said, a long video, and I'm not even going to look at the clock. मैं चाहूँगा कि यहाँ पर घड़ी देखकर नहीं, परफॉर्मेंस देखकर, काम देखकर इसको वीडियो को कंप्लीट किया जाए. इन अदर वर्ड्स, मुझे जितने आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने आवर्स में इसको पढ़ाता चले जाऊँगा. तुम भी जितना आवर्स की ज़रूरत है उतने ही आवर्स को इसको डेडिकेट करो. सो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सिड लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है, और ये सिड लाइव जो रेफरल कोड है आपने यूज़ करना है जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब भी कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, या फिर अन अकेडमी के किसी भी और कोर्स का पार्ट बनिए. तो जैसे ही आपने कोड सेट लाइव यूज़ किया जहाँ पर रेफरल कोड होता है, तो आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू दिस पार्ट. सो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल, जिसमें जो भी मुझे नया इन्फॉर्मेशन आती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, with regards to governance, international relations, for UPSC civil service examination, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है तो यू कैन यूटिलाइज द मोबाइल कैमरा और इस कोड को स्कैन कर लीजिए, एंड देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू रीच माई टेलीग्राम चैनल. एंड एज आई टोल्ड यू, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पार्लियामेंट में हुआ है या इंटरनेशनल डोमेन में आया, सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट, कोई नया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई कीप ऑन शेयरिंग ऑन दिस चैनल. सो एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है फॉर ऑल ऑफ यू. सो अन अकेडमी हैज़ लॉन्च फॉर यू व्हाट इज कॉल्ड एज द मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022. तो बहुत ही सिंपल और लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है. तो हमने पहले ही प्रॉमिस किया था हम आपका लास्ट डे तक साथ देंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम. तो मेंस के लिए भी हम आपको बिल्कुल मेंटोर करेंगे. वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एट्सेट्रा. करना कुछ नहीं है, आपको इस कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल कैमरा से, फिर जहाँ पर एनरोल नाउ का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स करनी है. आपको मिल जाएगा 1 मंथ एक्सटेंशन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, live mentorship with top educators, and answer writing programs all in one. So just use the code SETLIVE and you'll be a very beneficial situation for you. एक ह्यूज अनाउंसमेंट 31 मई को रात को 12 बजे से पहले जो भी करना है with regards to अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, प्लीज टेक इट. वाई? बिकॉज प्राइस आर गोइंग टू बी हाइक बाय 20%. नाउ 20% इज अ ह्यूज हाइक, और अन अकेडमी शायद ऐसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो तुमको फाइनेंशियल रियलिटी को मद्देनज़र आपको मदद करती है कि यार अगर हम किसी भी तरह से आपको ऑफर्स दे सके, डिस्काउंट्स दे सके, सो दैट फाइनेंशियल रियलिटी की वजह से आप इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द नेक्स्ट फ्यूचर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर एट्सेट्रा आपका ना रह जाए. सो जस्ट यूज़ द कोड सेट लाइव. और मेरे अभी ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स लॉन्च हुआ है, अभी 1-2 ही क्लासेस हुई है. प्लीज़ डोंट मिस दिस पार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टडी 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम. UPSC CSC GS मेगा कॉम्बैट आ रहा है. इट इज़ अ गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि इस बार करंट अफेयर स्पेशल होगा.
Gift cards worth rupees 10,000 for the first prize, 5,000 for the second prize and 2,000 for the third prize है 29th मई को सुबह 11 बजे. डोंट मिस दिस. यूज़ द कोड सेड लाइव और इसको ज्वाइन करो. दिस इज गोइंग टू यू. इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा एंड यू विल हैव वीडियो सोल्यूशंस ऑल्सो एंड करंट अफेयर्स तुम्हारा एक ही झटके में रिवाइज हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी. ये है CSE श्योर. अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल फ्री मिल जाता है. इन अदर वर्ड्स वी आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू क्रैक दिस एग्जाम टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस मिलता है. अगर तुम इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, चाहे तुम 36 मंथ लो, चाहे 24 मंथ लो, चाहे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लो, लुक एट द एडवांटेज. मैं हर क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक सब्सटैंशियली तुमको ये पूरी बातें बताता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू ऑल ऑफ यू. तो जस्ट फॉर द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या जस्ट फॉर द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर वी ऑफरिंग इन प्लस क्लासेस, आप ये मौका ना जाने दें. दैट इज़ ग्रेट फॉर यू. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स ने मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं यूजिंग द कोड सेड लाइव, और आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स. टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ. तो अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन फॉर UPSC CSE भी देंगी. एंड आज का वीडियो, तो आज का वीडियो क्या है? तो आज का वीडियो M लक्ष्मीकांत पर नहीं बेस्ड है, ओके, लेकिन इंडियन पॉलिटी पे ज़रूर बेस्ड है. अब तुम्हारे पास जो लोगों ने M लक्ष्मीकांत पढ़ी है या जिनके पास लक्ष्मीकांत है वो इस बुक को खोल ले. इस टाइम स्टेप नंबर 1 इस बुक को खोले. मैं M लक्ष्मीकांत से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं M लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स या इंडेक्स से तुमको हेल्प करने वाला हूँ टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर पॉलिटी. जो लोगों ने मुझसे प्लस क्लासेस में अटेंड किया हुआ है कोर्सेज पॉलिटी, उनको मालूम है कि मेरी टीचिंग इस बुक से फार बियॉन्ड है और बहुत आगे का पढ़ाते. लेकिन जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो एटलीस्ट फॉर रेफरेंस से पॉलिटी के टाइप टॉपिक्स देखते चले जाए फ्रॉम इंडेक्स एंड वी विल मेक श्योर कि पूरा का पूरा पॉलिटी इसी पॉइंट पे रिवाइज हो जाए. सो दैट्स द बिग प्लान कि पूरा का पूरा पॉलिटी एक ही झटके में, एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाए. सो वी विल गो स्लो बट वी विल गो थरो. सो इंश्योर कि आपने एक एक चीज़ ध्यान से देख लिए. सो हमारा पहला यूनिट होगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. सो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, बुक खोल लो, जो ऐसा मर्जी पढ़ना स्टार्ट कर लो. अब हम करेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, और जब हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स करेंगे तो वी विल इंश्योर कि हम लोग करीब करीब सब कुछ रिवाइज करें एंड एटलीस्ट ट्राई एंड डू दिस पार्ट. बट ये मेरे स्टाइल में होगा बिकॉज ये क्विक रिविजन है. तो हमारे पास ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज़ करेंगे, तो एक स्टाइल से पढ़ेंगे, वो स्टाइल जिससे कि सब कुछ कवर हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं. सो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ दिस पार्ट. मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंस में अगर पढ़ा जाए तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स शायद ही ऐसा कोई साल होगा जब इस पर एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, ओके. ये UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ट्रेंड है. सो दे विल आस्क यू, ओके. सो मैं बड़े मेथोडिकली जा रहा हूँ मैं, और मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द रेलेवेंस टू द एग्जाम. तो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. तो अगर मैं एज्यूम करूँगा कि 20 क्वेश्चन आते हैं और एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट 5%, अगर 2 आ गए तो और भी ज़्यादा, 10% ऑफ योर पॉलिटी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है. और ये क्वेश्चन आता है जैसे इफ़ आई स्पीक जस्ट ऑफ द कफ, इफ़ आई रिमेंबर, तो बड़े रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि विच एक्ट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. तो वो एक्चुअली एक्ट ऑफ 1813 से था, ऐसे नहीं था, बट वो क्वेश्चन ऐसे था. द एक्ट ऑफ 1813 में इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट इन ट्रेड ऑफ टी एट्सेट्रा. फिर सेकेंड था इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द थर्ड चॉइसेस थी
that the British government started to control the revenue of East India Company, something on those lines. ऑफ द कफ मुझे याद है, और ये क्वेश्चन था मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसका चॉइस 1 और 2 ओनली करेक्ट था। तो इतना रिसर्च तो हम लोग आपके लिए करते ही रहते हैं कि मुझे क्वेश्चंस ऐसे तो याद रहते ही है। सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है। अब मैं इसके तुम्हें एडवांटेजेस एंड पिटफॉल्स बता देता हूँ। इसका एडवांटेजेस ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइजेशन का बात है, और मेमोराइजेशन हम लोगों को गिफ्ट में मिली है स्कूल से, कॉलेज से। क्यों भाई स्कूल से मिली है? भाई रटो, ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटो। किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काय को रटने का, नहीं भैया रट लो। तो मेमोराइजेशन बेस्ड होता है, और हमको स्कूल से आदत है, हमने बहुत सारी चीज़ें से मेमोराइज ऐसे ही कर ली, पल्ले वल्ले कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन हमने मेमोराइज कर ली। दूसरा क्या है कि ये एक सो कॉल्ड, ऐसा बोलना तो नहीं होता, बट ये एग्जॉस्टिव पोर्शन है, क्योंकि इसमें लिमिटेड पोर्शन पढ़ना होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट्स है करीब करीब वही पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे अननेसेसरी कुछ और ही एक्ट पूछ ले कि जी ब्रिटिशर्स ने कोई और ही एक्ट बनाया था, मोरलेस तुमको जो अभी तुम्हारे सामने पड़ा होगा, जो इंडेक्स तुम देख रहे होंगे या फिर यूपीएससी के सिलेबस, उससे बियॉन्ड ऐसा अननेसेसरली प्रॉब्लमैटिक नहीं पूछा जाता। लेकिन देयर आर डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेजेस ये कि जैसे कोई भी एक एक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं तो मान के तो चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पूछेंगे, लेकिन मेरे भाइयों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बहनों भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोई छोटा मोटा एक्ट था? ओके, इट वॉज कॉल्ड एज द बिगेस्ट एक्ट और द मोस्ट एग्जॉस्टिव एक्ट और द लॉन्गेस्ट एक्ट विच वॉज मेड बाय द ब्रिटिश राज। अब उसमें से क्या पूछेंगे ये तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसमें भी वैसे अब ये चलो GOI 1935 तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, लेकिन ये कोई पूछ ले इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, अब भाई इतना थोड़ा क्या पता उसमें से क्या पूछ लेंगे। अब ये जो क्या पता है ना, ये प्रॉब्लम कर देता है। आमतौर पे वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट क्या पता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज आमतौर पे यूपीएससी रिसर्च बेस्ड नहीं पूछता, आमतौर पे वो सुपरफिशियल पॉइंट्स पे लेकिन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पे पूछता है। तो वो ये नहीं पूछेंगे कि यार बताओ फलां सेक्शन क्या है, लेकिन जनरली तुमको आइडिया होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब था, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, ऑर्डिनेंस क्या था, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट फ्रेंड्स के लिए जिनको ये बात का अंदाज़ा नहीं है, या फिर जिन बात को उनको ऐसी खुशफहमी है, गलत फहमी है फॉर दैट मैटर, कि लैंग्वेज या इंग्लिश फॉर दैट मैटर, अगर तुम इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हो, का इस एग्ज़ाम में कोई महत्व नहीं है। बिकॉज जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया था एक्ट ऑफ 1813, तो एक्ट ऑफ 1813 जो था उसमें वर्ड यूज़ किया, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब इसको बैठ के तुम ये सोचते रहो कि कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, कि जी इसका क्या मतलब है, और यू लुक एट दोज वर्ड्स। तो मैं जब पढ़ाता हूँ प्लस क्लासेस में, तो मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा हुआ था, बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ड्स वर यूज्ड इन द एक्ट ऑफ 1813। तो कुछ वर्ड्स आपको एज इट इज़ मेमोराइज करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स आपको एज इट इज़ समझने पड़ेंगे, और इसके लिए थोड़ा बहुत कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज होना भी ज़रूरी है। तो अगर तुम इन एडवांटेजेस को समझ गए तो तुम्हारा फ़ायदा हो गया, और अगर इन डिसएडवांटेजेस से बच गए तो तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा हो गया। सो जिस तरह से पढ़ना है, अब मैं तुम्हें पढ़ना सिखाता हूँ। तो पढ़ना कुछ इस तरह से सिखाएंगे। सो ये हमारा कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक का नाम है हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, और इस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का जो कोर टॉपिक है इसमें हम फॉलोइंग टर्म पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कोर टॉपिक हो गया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जो कि तुम लक्ष्मीकांत में से भी देख सकते हो, और इस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में से अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स द ओनली मेथड ऑफ डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज शार्प रिविजन। तो इसको मैट्रिक्स रिविजन बोलते हैं। लेट्स डू इट। तो इसमें कोर टॉपिक पढ़ने पहले तो आपको सारा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। सो पहले आप पूरा बैकग्राउंड समझ जाओ, ओके, कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब तो हिस्ट्री और इसमें कंबाइंड भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें रेगुलेटिंग एक्ट्स करने हैं। सो रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773, फिर 93, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। ओके, ये तुम्हें करना ही करना है। फिर यहाँ पर अच्छा ऐसे सीक्वेंस तक जाते जाओ, जो भी बीच वाले सारे के सारे करना है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861
1892, 1909 ये भी करना है। अब जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर दिल किया कि यार कुछ और पढ़ने का दिल कर रहा है, तो तुम्हें यहाँ भी करना है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करना है। फिर तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 करना है, 1935 करना है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो थोड़े से एक्ट्स करने हैं, बताओ ये थोड़े से एक्ट्स हैं। ये तुम्हारे एक्ट्स की कहानी हो जाएगी, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स, या फिर चार्टर एक्ट्स, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब यहाँ पर तुमको जो एक्चुअली जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वो मैं यही बात बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट रटाना कि भैया 1773 93 क्या होता है। अब आपको रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आपको कंपनी राज समझना है और तुमको ब्रिटिश राज समझना है। तो तुम्हें ये देखना चाहिए और देखना पड़ेगा कि ये कंपनी राज कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, ब्रिटिश राज कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, व्हाट वाज द सिमिलैरिटीज, व्हाट वर द डिफरेंसेस, व्हाट वर द गुड थिंग्स, व्हाट वर द बैड थिंग। वेरी गुड। फिर तुम एग्जाम में जब पास में आओगे तो तुम्हें ये क्वेश्चंस बड़े कॉमनली आने लग जाते हैं। क्लोज टू इंडिपेंडेंस, ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे कि आपको इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या होने लगा। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लो जहाँ से ऑगस्ट ऑफर आया था। ओके, सो यू लुक एट द ऑगस्ट ऑफर, वेरी नाइस। फिर तुम्हें क्रिप्स मिशन, ये सेकेंड कैबिनेट मिशन, ओके। फिर द माउंट बैटन प्लान, चलो ये भी पढ़ लो। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये सारे मिशंस और ये सारे इवेंट्स बीच में, ये तुम्हें ब्रॉडली मालूम होने चाहिए। अब इसमें जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह बीच में आ जाता है, ओके, क्रिप्स मिशन आ जाता है, ये कुछ कुछ हद तक तो तुमको हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट ऑल्सो। फिर कुछ खतरनाक क्वेश्चन आते हैं लाइक ये वाले, डायआर्ची, इस पर बड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अब डायआर्ची कब स्टार्ट हुआ, कब प्रोविंशियल डायआर्ची था, कब सेंट्रल लेवल पे डायआर्ची था, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था, कम्युनल अवार्ड सिस्टम क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, गुड गवर्नमेंट क्या होती है। दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट आर टू बी वेरी वेरी क्लियरली डन ऑन दिस पार्ट। सो चार्टर एक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज चार्टर, ओके, व्हाट इज मोनोपोली, ये सारे क्वेश्चन। जैसे और जैसे अभी अभी मैंने बोला व्हाट इज एसर्शन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी बोला जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट वर्ड्स यूज करेंगे तो हम लोग ये सब वर्ड्स भी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट का आएगा तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि गवर्नर जनरल का पोजीशन क्या था, वाइस रॉय का पोजीशन क्या था, ओके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का पोजीशन क्या था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर रहा हूँ कि मुश्किल कर रहा हूँ कि मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया। तो भाई ये मैं पढ़ा थोड़ा ना रहा हूँ, ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या। तो हम पढ़ेंगे सब कुछ ही। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं आराम से, सिट बैक रिलैक्स, और इस स्टोरी को हम आगाज़ करते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, तो इसको समझ लो एक वाइट बोर्ड जैसे स्कूल में सिखाया जाता है या कॉलेज में सिखाया जाता है, और इसको समझने की कोशिश करो। सो एवरीवन पे अटेंशन टू दिस पार्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ द कीवर्ड्स पे कहानी है सारी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर्स, लेकिन ये गलतफहमी है। गलतफहमी मतलब ये सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, इनके पास एक पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। ओके, तो इनके पास एक पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। ये लोग आए अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज अ रॉयल चार्टर। सो क्वीन विक्टोरिया के पास ये लोग गए और बोले कि हमको ट्रेड करना है, हमको इंग्लिश पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनको रॉयल चार्टर मिला। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर आ गया चार्टर। तो ये रॉयल चार्टर में आए थे। तो रॉयल चार्टर में आए मतलब इनके पास पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। फिर ये लोग आए और इनको इंडिया में बड़ा पैसा दिखाई दिया, इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, मिलिट्री अलायंसेस बनाए स्टार्ट किया। इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार ये लोग पॉलिटिकल आ रहे थे, इसका मतलब है ये लोग मिलिट्री अलायंसेस बना सकते थे। हाँ, तो अगर ये मिलिट्री अलायंसेस बना सकते थे तो मतलब ये लोग पॉलिटिकल थे। ओके, तो वरना कौन सी कंपनी जाके पॉलिटिकल अलायंस बना सकती थी। तो ये लोग मिलिट्री अलायंस बनाना स्टार्ट कर रहे थे। फिर इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया 1757, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, शाह आलम पेंशनर बन गया, इनके पास दीवानी राइट्स हो गए और बंगाल उड़ीसा बिहार, पैसा आ गया इनके पास बहुत सारा, लेकिन करप्शन भी हुई और कंपनी डेट में चली गई।
जब डेट में चली गई तो ये इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको हेल्प किया, लेकिन दे ऑल्सो टुक द परमिशन टू मेक लॉज। इन लॉज को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट्स। आइडिया क्या था? टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन रेगुलेटिंग एक्ट्स को बोला गया 1773 में पहला, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। बहुत ही बढ़िया, तुम्हें तो मैथ्स आता ही होगा। हाँ, तुम्हें नोटिस हो रहा होगा कि ये 20-20 साल में आ रहा है। ओ यस, ये सब 20-20 ईयर्स में आ रहा है। सो ये 20-20 ईयर्स में आ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स और द चार्टर एक्ट्स और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स, जो मर्जी बोलो, these acts were supposed to be passed or were to be passed every 20 years, revising the terms and conditions of the charter every 20 years। तो ये इनका मैकेनिज्म था। लॉर्ड नॉर्थ ने जब प्राइम मिनिस्टर ने रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए थे इन 1773, तो उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि आई एम नॉट देयर टू कंट्रोल और टेक ओवर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, आई एम ओनली देयर टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट, तो पहले हम देखेंगे एक एक एक्ट भी देखेंगे, पता हो जाए तुम्हारी रिविजन हो रही, मजे हो रहे तुम्हारी। सो 1773 में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक, देयर वाज इंक्रीज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। ओके, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया हुआ। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर बंगाल की तरफ चली गई और उनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ही अच्छा। वॉरेन हेस्टिंग्स को असिस्ट करने के लिए, बताओ नाम से असिस्ट था, ये असिस्ट तो बताओ, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ असिस्ट। ओके, मतलब ये बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। ये असिस्ट करने के लिए देयर वॉज 4 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को काउंसिल ऑफ 4 या फिर कैलकाटा काउंसिल बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। वेरी नाइस। यानी कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करते थे, बट ये प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। वेरी गुड। सो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। सेकेंड पोजीशन की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की आंसरेबिलिटी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एवरी पेनी के लिए यू विल बी अकाउंटेबल, आपको हिसाब देना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट डू प्राइवेट ट्रेड। आप किसी भी, सो कॉल्ड उन्होंने वर्ड यूज़ किया था नेटिव, नेटिव मतलब इंडियंस, नेटिव्स यानी कि इंडियंस के साथ ना तो तुम्हारा कोई ऑफिसर प्राइवेट ट्रेड कर सकता है, ना वो ब्राइब ले सकता है, ना वो गिफ्ट ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, जो भी पैसा जाएगा वो अकाउंटेबल होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बोल दी गई इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और एक और इम्पोर्टेंट बात किया गया, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया एट फोर्ट विलियम इन 1774। और छोटा सा सुप्रीम कोर्ट था, सर इलाय एमपी चीफ जस्टिस बने, एंड दिस इज 1773। 1773 ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेट करने को नहीं तैयार थी। सो पिट्स इंडिया एक्ट पास करना मजबूरी हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में आया तो उसने 2-3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए कि जो भी इंग्लैंड का, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है वो एक्चुअली पोजेशंस है ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। और उसने डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। डबल गवर्नमेंट मतलब अब कंपनी को बोला गया कि भाई लोग, तुम लोग हो ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारे पास है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तुम केवल लोगे कमर्शियल डिसीजंस, और हम लोग है ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ हमारे पास अब फंक्शंस आ जाएंगे, दैट इज मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिसीजन। तो तुम काम करो कॉमर्स का, हम काम करेंगे मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिसीजन का। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हद तक ये बता दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट मेकिंग श्योर कि उसने जो डेट दिया है और उसके बदले में जो क्विड प्रो किया हुआ है वो उसको निभा ले। देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट भी फेलियर था। क्यों? अब इसे क्यों फेल हुआ? बिकॉज इसे क्लैरिटी नहीं थी कि भैया यहाँ पर क्या होने वाला है और यहाँ क्या होने वाला है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने वाला है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करने वाला है। चलो कोई बात नहीं। फिर आया एक्ट ऑफ 1793। समय गुजर गया 1793। आई होप तुमने ये सब समझ में आ रहा है एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिलेटेड। प्लीज रिमेंबर ये क्विक रिवीजन है, स्पेशली जो लोग मुझसे प्लस क्लासेस में पढ़े उनकी तो लॉटरी लग जाएगी, बिकॉज ये पूरी स्टोरी में एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो द नेक्स्ट इज 1793। 1793 का ये जो एक्ट है,
इसमें सेंट्रलाइजेशन थोड़ी बहुत बढ़ती चली गई। ओके, इसमें थोड़ी सी सेंट्रलाइजेशन बढ़ती गई। एक्चुअली जो 1793 का जो एक्ट है उसको कुछ इस तरह से बोला जाता है कि इट वाज वेरी इजी टू पास द एंटायर सिचुएशन, बिकॉज ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं हुई, ज़्यादा डिमांड नहीं हुई, प्रेशर नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये हुआ कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, प्लीज़ रिमेंबर, ये भी याद रखने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली थी। तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस मोनोपोली को 20 साल और बढ़ा दिया गया, बोलो आराम से ट्रेड करो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक स्पेशल पावर मिल गई कि व्हेन ही वाज इन बॉम्बे एंड मद्रास ही कुड सुपरसीड एनी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। द जुडिशियल और रेवेन्यू पावर्स ऑफ द कोर्ट्स को अलग कर दिया गया। इन अदर वर्ड्स थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बेचारा ऐसे ही बड़ा प्रेशर में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक और प्रेशर डाल दिया। हमने बोला यार प्रेशर में है तो और थोड़ा प्रेशर में आ जाओ। प्रेशर में यह बोला कि उनको बोला कि जो भी डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, जो भी होम गवर्नमेंट है, उसके जो भी ऑफिसर्स है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू में से पैसे देगी, बताओ। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, और 5 लाख रुपीज़ उनको बोला गया। 5 लाख रुपीज़ मतलब आज के 5 लाख नहीं है, उस टाइम के 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली भी देगी एज अ शेयर फ्रॉम इट्स रेवेन्यू। बताओ 1 मिलियन पाउंड्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट हुआ इन 1793, जो मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक ना एक दिन क्वेश्चन में आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर दिया गया व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो उसको लाइसेंस देने की परमिशन हो गई। सो फ्रेंचाइजी सिस्टम दे दिया गया टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी एबल टू गिव लाइसेंसेस टू अदर कंपनीज टू ट्रेड। सो अब हम आ गए 1793 पे, ठीक है। तो 1793 के कीवर्ड्स क्या हो गए? 1793 के कीवर्ड्स हो गए सर कि मोनोपोली बढ़ गया, एक मिनट, मोनोपोली बढ़ गया फॉर 20 ईयर्स, यस, फॉर 20 ईयर्स, यस। एक ये हो गया, एक ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोझ हो गया। उनको बोला गया कि जो होम गवर्नमेंट है, जो होम गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंसेस तुम दोगे, ओके, प्लस 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़। अब तुम्हें 5 लाख नहीं भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, अ सर्टन बिग अमाउंट वॉज सपोज टू बी गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो। वेरी गुड सर। फिर उसी तरह से फ्रेंचाइजी सिस्टम भी आ गया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी आ गया, सुपरसीडिंग प्रॉपर्टीज, सुपरसीडिंग पावर्स भी आ गई। ये तो मैं तुम्हें पता ही चुका हूँ। अब ये फ्रेंचाइजी सिस्टम को मैंने इतना ज़्यादा बोला क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी सिस्टम से या फिर लाइसेंसिंग सिस्टम से, या जिसे कंट्री ट्रेड बोलते थे, तब उसे बोलते थे कंट्री ट्रेड या फिर प्रिविलेज ट्रेड। तो इस ट्रेड से हुआ ये कि इससे ओपीएम की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स चाइना। सो ये एक और सिचुएशन विच वॉज इमर्जिंग फ्रॉम एक्ट ऑफ 1793। अब चलेंगे एक्ट ऑफ 1813। 1813 में पहली बार मोनोपोली हट गई। सो 1813 में मोनोपोली हट गई ऑफ, ये क्वेश्चन आता है जैसे आई टोल्ड यू। सो 1813 में मोनोपोली नहीं रही, ओके। ऑफ कोर्स उसमें चाइना के साथ ट्रेड के लिए फिर भी रही, टी ट्रेड में फिर भी रही, लेकिन बाकी सबसे मोनोपोली हटा दी गई, ओके। नाउ इसमें वो था कि दिस asserted द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ना ये स्टेज पर आते आते, इस स्टेज पर आते आते द एंटायर सिचुएशन वॉज कि 20 साल के लिए द लाइसेंस को तो एक्सटेंड कर दिया गया, बट अंडर द ब्लैंकेट ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई थी टू गेट अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स टू ऑल्सो ट्रेड, अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स टू ऑल्सो कम एंड डू ट्रेडिंग इन इंडिया। ये बड़ी मजबूरी थी। तो तुम्हें थोड़ा बहुत अगर तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो मिलान डिक्री, बर्लिन डिक्री, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये इसकी आम तौर पर सिचुएशन थी। इसी दौरान मिशनरीज को परमिशन मिल गया टू कम एंड ट्रेड इन इंडिया। दिस वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1813। सो दिस इज हाउ एक्ट ऑफ 1813, एज आई टोल्ड यू 1793 एंड 1813 काफ़ी आराम से पास हो गया, ज़्यादा इसको टेंशन नहीं हुई, ओके। फिर आया एक्ट ऑफ 1833। 1833 आते आते
इनकी पूरी दुनिया चेंज होगी। क्यों? क्योंकि दिस वाज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वन मैन शो हो गया पूरा का पूरा। एक्चुअली प्रपोजल भी हुआ दैट सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया जाए, नॉट सिविल सर्विसेज, हायर सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया जाए। तो प्रपोजल हायर सिविल सर्विसेज को ओपन करने का यहाँ पर आया, ओके, लेकिन ऐसा हो ना सका, ओके, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन हुआ, जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि एक्ट ऑफ 1853 में ओपन सर्विसेज और ओपन सिविल सर्विस ओपन एग्जामिनेशन हुआ फॉर हायर सिविल सर्विसेज। वेरी नाइस। गवर्नर 1833 में सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, जिसको हम कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और क्योंकि सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तरफ ही जा रही थी, अब उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग हम पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। सो दिस वॉज द एंटायर सिचुएशन ऑफ गवर्नर, मतलब अब प्रैक्टिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट और वन मैन शो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी टाइम लॉ कमीशन भी बना, और लॉ कमीशन का प्रपोजिशन था कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रिपोर्ट देंगे कि कैसे यहाँ पर जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, क्या यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप में पहला का पहला ऐसा सिस्टम हुआ, और रेगुलेशंस को अब एक्ट्स बोला जाने लगा। नाउ एक्चुअली एक बड़ा ही फनी इंटरेस्टिंग पार्ट था। एक्चुअली एक्ट ऑफ 1813 पर इल्ज़ाम दिया जाता है कि इट एंडेड मोनोपोली इन इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्चुअली ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तो मोनोपोली एंड होने का प्रोसेस शुरू एक्ट ऑफ 1813 से हुआ था, खत्म हुआ 1833 से हुआ था। अब वो सारा का सारा ट्रेड, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द ट्रेड इन चाइना, 1833 में खत्म हो गया मोनोपोली के फॉर्म में। इसी एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। सेंट हेलिना एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेंट हेलिना आइलैंड था जहाँ पर शिप्स पोर्ट किया करते थे वाइल दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप। ये सेंट हेलिना डच से ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने दिया था। नाउ ये जो सेंट हेलेना है वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी राइट्स, लेकिन बाय द एक्ट ऑफ 1833 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला छोड़ो यार, तुम छोड़ दो, ये सेंट हेलिना हम लोग वापस अपने पास लेते। तो ये भी एक सेंट हेलिना एक्ट्स का बड़ा ये क्वेश्चन आता है 1833 में, वाई इज इट कॉल्ड एज अ सेंट हेलिना एक्ट, और विच एक्ट इज कॉल्ड एज सेंट हेलिना एक्ट। सो ये सेंट हेलिना एक्ट इज बिकॉज ऑफ the entire situation of this island rights over this part. अब आया इंटरेस्टिंग पार्ट। आई होप तुम लोग फटाफट नोट्स बना रहे हो। और जो नेक्स्ट पार्ट इज एक्ट ऑफ 1853। अब इसको बोलते हैं लास्ट चार्टर एक्ट। लास्ट चार्टर एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनडेफिनेट एक्सटेंशन टू द लाइसेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया गया। अब इनडेफिनेट लाइसेंस देने का क्या मतलब हुआ? इनडेफिनेट का मतलब होता है कि अब जब मर्जी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो उसको बंद कर सकती है, और वही हुआ जो थोड़े सालों बाद हो गया होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत याद है। इस टाइम जो 1833 का प्रपोजल था टू ओपन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू फॉर एवरीवन, वो इस टाइम इम्प्लीमेंट हुआ। इन अदर वर्ड्स द एंड ऑफ हैलिबरीज पेट्रोनाज सिस्टम हुआ, और एक्ट ऑफ 1853 वाज सपोज टू बी डूइंग दिस पार्ट। एक्ट ऑफ 1853 के लिए एक और बात बोला जाता है, दिस वाज फर्स्ट टाइम दैट अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना विच एक्टेड एज what can be referred to as, वैसे थोड़ा कलोकियल वर्ड है, बट अ मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला गया कि देर इज नो फर्दर नीड, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रैक्टिकली एक कंपनी रह गई है, सो विच देर इज नो फर्दर नीड फॉर एनी ऑफ दीज चार्टर एक्ट, हैंस कॉल्ड एज द लास्ट चार्टर एक्ट। तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आगे, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ गए। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया बैकग्राउंड, यस, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया, क्यों आया, क्या कपड़े पहन के आया, ट्रेडर था कि पॉलिटिकल था, सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच लेड टू रेगुलेटिंग एक्ट्स, और व्हाट इज कॉल्ड एज चार्टर एक्ट्स, और व्हाट आर कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स। ये सारे के सारे भी इसी में आ गए। तो इसी में आ गया 1773, 1793, 1793, 1813, 1833 और 1853। इस स्टेज के बाद हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट इवेंट है, और ये जो टर्निंग पॉइंट इवेंट है ये है ऑफ
द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये 1857 का वॉर है। यस, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का वॉर था ना। 1857 में ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ओके, तो तुम्हें हिस्ट्री में मालूम होगा, तो इसका बहुत सारे कारण थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द कारण। ओके, मंगल पांडे इंसिडेंट, द सेपॉय म्यूटिनी, ओके, ये सारे ऑब्वियसली हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। जो ब्रिटिशर्स है वो लोग इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना मानकर म्यूटिनी मानते, ओके, बगावत मानते, और वो जो मर्जी माने, हमें क्या करना है। लेकिन द सैड पार्ट वॉज कि हम लोग ये वॉर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नाउ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेकिन इन द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश राज एक बड़ा मेजर चेंज हो गया। सून आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस किया प्रोक्लेमेशन। सो नवंबर 1, 1858 को इलाहाबाद, अभी प्रयागराज, इलाहाबाद में प्रोक्लेमेशन हुआ, और लॉर्ड कैनिंग ने प्रोक्लेम किया क्वीन विक्टोरिया को एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। बताओ, इंडिया आई नहीं लेकिन एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गई। सो ये जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट था, ये सब कुछ आ रहा था फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया बोलते हैं। इस एक्ट ने दो तीन बड़ी मेजर चीज़ें कर दी। एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया विच इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ इंडिया, और इस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन था या फिर जो चेयर था और द हेड था, वो था द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ये एक मैसिव पॉलिटिकल ऑफिस था बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ऑफिस विद रिगार्ड्स टू दैट ऑफ इंडिया। अब तुम्हें याद होगा यहाँ पर एक एक्ट था 1784 का, दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, और डबल गवर्नमेंट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। अब ये दो अलग अलग जो पावर्स है ना, इनको हमने कंबाइन किया, और इन दोनों पावर्स को उठाकर हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिया। ओहो, तो डू यू रियलाइज दिस कि अब सारे डिसीजंस एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ले रहा है। एक तो हो गया नंबर वन ये। नंबर टू ये कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन को बंद कर दिया गया। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन हो गई बंद और अदर एबॉलिश, और उसकी जगह हो गया वाइस रॉय, हु हैड द डुअल पोजीशंस ऑफ बोथ बीइंग द गवर्नर जनरल एज वेल एज द वाइस रॉय। तुम्हें क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द वाइस रॉय। तो जी वाइस रॉय इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया, इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड सर। सो ये हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे मुझे एक दुख और समझ में आ गया कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये तो कंपनी थी, तो कंपनी कहाँ गई, ये तो मज़ा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई। ओके, तो तुम नोटिस करो मैं तुम्हें कैसे पढ़ा रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू द कनेक्शंस। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब और कोई जगह नहीं मिली तो वो चले गए। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में गए, चले गए। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। अब नाम के लिए ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, ओके, वाई, बिकॉज ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्चुअली इज क्रिटिसाइज कि एक्चुअली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग किया था, अपने लिए किया था, जो भी किया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, जो कंपनी की फौज थी, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की फौज हो गई। जो कंपनी राज था वो ब्रिटिश राज हो गया। जो कंपनी चलाती थी अब उसी को HMG, हर मैजेस्टीज या हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट बोला गया। थोड़ा बहुत लेवरेज ज़रूर दिया गया। अब वो लेवरेज था कि उस टाइम पर की मजबूरी थी, वो तो वही जाने, लेकिन इन्होंने बोला कि अब हम ना कोई भी तुम्हारे रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ओके, और ये भी था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको ये लोग म्यूटिनी या बगावत बोलते थे एक्सेप्ट दोस्त जिन्होंने एग्जैक्टली ब्रिटिश सिटीजन्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा है, उनको छोड़ के हम बाकियों को सो कॉल्ड क्लेमेंसी देंगे, यानी कि मर्सी करेंगे। ओके, हम सबको छोड़ देंगे। अब उससे पहले तो ये लोग बहुत ही डेंजरस मोड में थे, ये लोग पब्लिक एग्जीक्यूशंस कर रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
एंड दिस वॉज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, बट एज आई टोल्ड यू, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट वॉज मोर टू डू विद देयर ओन भला रादर देन हमारा भला. सो इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग फॉर देम. सो यहाँ खत्म हो गया एक्ट ऑफ 1858. तो नेक्स्ट क्या हुआ? अब यहाँ पर रोल आ गया लॉर्ड कैनिंग का. नाउ लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय, एंड लॉर्ड कैनिंग के पास बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ थे कि वो नहीं चाहता था दैट इंडियंस को दोबारा ऐसा कोई रीज़न मिल जाए कि दोबारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा कोई स्ट्रक्चर हो जाए. सो ही वॉज वेरी वेरी इन फेवर ऑफ मेकिंग इंडियंस अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस. और वहाँ से स्टार्ट हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, जो थोड़े टाइम के बाद हुआ 1892, और फिर थोड़े टाइम बाद हुआ 1909. आइडिया यहाँ पे था कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इस्टेब्लिश होने थे. तो यू डू अंडरस्टैंड द सबमिट, ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, ऐसा रट रटा के कुछ नहीं समझ में आता. सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनऑफिशियल मेंबर्स बनाए गए. राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव, इनको मेंबरशिप दिया गया. ऑर्डिनेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. अनऑफिशियल मेंबर्स थे तो उनको कोई पावर्स नहीं थी, और क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय थे. 1892 तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल आ चुका था. सो कॉल्ड एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया था. वैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड यूज हुआ नहीं था, बट द यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियन, जमींदार सिस्टम्स, ये सब लोग का जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये लोग भी नॉमिनेट करने लगे मेंबर्स. इस टाइम तक आते आते थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो 6 मेंबर्स का था ऑफिशियली वो एक्सटेंडेड 16 मेंबर्स तक का हो चुका था, और स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, पावर्स भी बढ़ गई थी. नाउ 1909 तक आते आते, ओके 1909 तक आते आते ना, 1909 और 1892 का थोड़ा सा रिलेशनशिप समझो. 1861 का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, उसकी वजह से हुआ था प्राइमरली. 1892 हुआ था प्राइमरली बिकॉज, या फिर उसमें जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट था वो था द कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1885, ए.ओ. ह्यूम ने जो बनाया था. 1909 में जो सिचुएशन हुई थी वो 1909 की सिचुएशन हुई थी बिकॉज 2-3 चीज़ें हुई थी. एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन ने जो करके दिखा दिया था, और एक मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हो चुकी थी. तो इस टाइम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का सिचुएशन आया. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट को एक्सपैंड किया, 60 मेंबर्स तक एक्सटेंड हो गया. अब दे कुड हैव इवन फर्दर पावर्स, दे कुड नाउ आस्क, दे कुड मूव मोशंस, दे कुड हैव, जिस तरह से एक पार्लियामेंट बिहेव करता है करीब करीब वैसे ही फंक्शनिंग होगी. हाउएवर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ज़्यादातर हमको इसलिए नहीं याद रहता. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमको ज़्यादातर इसलिए याद रहता है बिकॉज ये इसने कम्यूनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ना. जो मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की थी और मैं जो तुम्हें समझा रहा था वो ये था कि इन्हीं टर्म्स में जैसे आप तुम एक्ट्स करते जा रहे हो तो ये सब टर्म्स भी समझते चले जाओ कि कम्यूनल इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था. हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता, अदरवाइज सब प्रॉब्लम हो जाता. तो कम्यूनल इलेक्टोरेट सिस्टम ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक मैकेनिज्म था. इट वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक मैकेनिज्म. और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अनुसार, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक सेपरेट वोटिंग लिस्ट बनाई गई, सेपरेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बनाए गए फॉर मुस्लिम्स. ये इनकी सो कॉल्ड अपीजमेंट पॉलिसी थी. दिस वाज द अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स. नाउ व्हाट इज अपीजमेंट पॉलिसी? तो इन लोगों ने सोचा एक कम्युनिटी को हम ज़्यादा तुष्टीकरण करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड एंड रूल हो जाएगा, इंडियंस कभी यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे. टू अ सर्टेन एक्सटेंट यही रीज़न था जो फाइनली हमारे पार्टीशन को लीड कर गया. तो तुम कनेक्शन कर रहे हो, देखो ये जो डिवाइड एंड रूल है, फिर यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक्सटेंड हुआ. सिख्स को, क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को भी अपीजमेंट पॉलिसी का, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का फ़ायदा हुआ. तुम्हें याद होगा 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था. ये थोड़ा बहुत तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. रामसे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड था, उसमें उसने सेम कोशिश की थी टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट. तो फिर तुम्हें पूना पैक्ट, डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी एंड ऑल दैट स्टफ, आपको सब कुछ रिलेट हो जाएगा. तो ये सब इनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का फॉर्मूला था जो कि फाइनली अल्टीमेटली लीड कर गया टू द
वायलेंट पार्टीशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड पाकिस्तान ऐसा केस में भी। सो ये तुम्हें कनेक्शन आना चाहिए कि वो कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी जाके कहाँ पर ख़त्म हो रही है। सो दिस वॉज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 1909 तक आते आते एक्चुअली हमको लगा था कि हमें कुछ भी नहीं मिला सरप्राइजिंगली। और जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इस टाइम पर हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत थी और वो मार्गदर्शक थे महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट इस पूरे सिचुएशन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था बिकॉज ही अंडरस्टूड एंड ही चैनलाइज, दोनों काम किए। ही अंडरस्टूड एज वेल एज ही चैनलाइज द यूज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हम है क्या। हमारी दो सिचुएशंस बड़ी समझने वाली पॉइंट थी। एक थी हम कॉलोनीज थे, तो हमारे ऊपर मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन थी। एक हमें ये समझना था। दूसरा जो सिचुएशन हमें दूसरी समझनी ज़रूरत थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो प्रैक्टिकली कॉलोनीज नहीं थे, वो स्यूजर एंटी के अरेंजमेंट में थे। और स्यूजर एंटी के अनुसार वो एक अग्रीमेंट बेस्ड सिचुएशन था। प्रिंसली स्टेट्स एक्चुअली स्यूजर एंटी से अलग होना नहीं चाहते थे एंड ब्रिटिशर्स ने उसमें कोई कमी पेशी छोड़ी भी नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिशर्स वेंट ऑल आउट ऑफ दिस। पहले उनका पेज देखोगे ना, अगर उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जब तुम फर्स्ट स्क्रीनशॉट देखोगे ना तो वो उसमें बोला था वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं ऐसा इरादा था उनका, वो झूठ ही बोल रहे थे। दे वर नॉट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, they were not making a federation out of you, they were not giving you true division of power, they were actually only giving you diarchy। और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दे दी कि भाई अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह लो, नहीं तो फेडरेशन ज्वाइन कर लो। और प्रिंसली स्टेट्स, आई होप यू रियलाइज, उनको फेडरेशन चॉइस ज्वाइन करने का कोई मज़ा नहीं था बिकॉज उनको प्रैक्टिकल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। और हेल्प करने के लिए उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी दे दिया। बोला लो तुम्हारे पास एक थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है। ये इनकी बड़ी पुरानी पॉलिसी है। नाउ रिलेट टू दिस, देखो इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। कैसे कनेक्ट करना है, क्यों कनेक्ट करना है? तुम्हें याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के बाद हुआ था। हाँ, तो उससे क्या हुआ? उससे ये सिचुएशन हो गई कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक्चुअली मासेस इतने नहीं अगेंस्ट गए थे ब्रिटिशर्स के जितने कि राजास एंड द रानीस गए थे। सो रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये सब जो भी एंटिटीज तुम्हें दिख रहे हैं जो बिग कैरेक्टर, वो सारे के सारे प्रिंसेस या फिर राजास या फिर रानीस या महाराजास या महारानीस, ये सब द रूलिंग एंटिटीज थे। 1858 के बाद एक ब्रिटिशर्स की एक डेलिबरेट पॉलिसी रही थी। जैसे वो लोगों ने अपीजमेंट बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया था, इन्होंने अपीजमेंट पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी एंड नॉट रॉयल्टी पे भी किया था। और ये सिचुएशन था विद रिगार्ड्स टू द एंटायर अपीजमेंट पॉलिसी कि हम ना किसी भी तरीके से प्रिंसेस को, राजाओं को, रानियों को अपने कंट्रोल में रखेंगे, इनको अपीस करके रखेंगे। भाई तुम लोग मत बिगड़ना हमसे, बाकी हम संभाल लेंगे। तो जब भी कुछ नेशनल मूवमेंट होता था तो ये इनके पॉन्स हो जाते थे। दे वर यूजिंग द प्रिंसली स्टेट्स अगेंस्ट द सो कॉल्ड नेशनल मूवमेंट। सो इसलिए उन्होंने चॉइस दी थी, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्टेड। डायरची देने का मतलब था कि इन्होंने अलग लिस्ट बना दी थी। एक बना दी थी वाइसरॉयस लिस्ट, एक बना दी थी प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट को फिर डिवाइड कर दिया था इनटू रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो की गई, ये डायरची था। दिस वॉज नॉट ट्रू डिविजन ऑफ पावर। ये नहीं क्या था सर, ये ट्रू डिविजन ऑफ पावर नहीं था। This is what caused the real failure of Government of India Act 1919। कुछ बहुत सक्सेसफुल चीज़ें भी थी, जैसे इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया था, लेकिन जो काम की चीज़ थी वो नहीं हुआ। एंड दैट इज व्हाट लेड टू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद तुम्हें मालूम है द जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, एंड देन केम 1927। 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन
बड़े इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। साइमन कमीशन एक्चुअली पहले से डिसाइडेड था कि आएगा, साइमन कमीशन आएगा ये नहीं था, बट कमीशन आएगा ये डिसाइडेड था। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने अपने रिव्यू इन 10 ईयर्स का ऑप्शन पहले से ओपन रखा हुआ था कि जी 10 साल में हम इसको रिव्यू कर देंगे, बट इतना भागदौड़ हो गई, बेचारों को 1927 में बुलाना पड़ गया। साइमन कमीशन आया और इसको बोलते विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनके पास एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इन्होंने मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट वगैरह सबको रिव्यू किया, और एक्चुअली 1930 में जब अपनी रिपोर्ट टेबल की तो इन्होंने बोला कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स कहाँ मानने वाले थे। सो 1927 की ये साइमन कमीशन जिसको इतना ऑपोजिशन था, एक्चुअली उसने तो प्रपोज कर दिया था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको नहीं माना। सो वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जब रिलीज़ किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जब हुए, और साइमन रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जब कंसिडर किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बनाया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 is the most important and the largest and the longest piece of legislation that Britishers made for India. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोवाइडेड फॉर, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज का खेल है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। ये प्रोवाइडेड फॉर क्यों बोल रहे हो? प्रोवाइडेड फॉर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोवाइडेड फॉर है। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि ये हुआ नहीं। वाई? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने फिर मना कर दिया। ऑलराइट, तो हमारा फेडरेशन बना नहीं, लेकिन इट प्रोवाइडेड फॉर फेडरेशन। इन अदर वर्ड्स, इसमें डिवीजन ऑफ पावर हुआ, इसमें एक वाइसरॉयस लिस्ट, ओके, इसमें एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ओके। वाइसरॉयस लिस्ट को फेडरल लिस्ट बोला गया, और प्रोविंशियल लिस्ट जो हमारी स्टेट लिस्ट कहलाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डाला गया। पहली बार CPSC द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को अब ट्राइफरकेट करा दिया गया, ओके, और टू द यूनियन, द स्टेट एंड द जॉइंट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, दैट वॉज वेरी वेरी इंटेग्रल टू दिस एंटायर अंडरस्टैंडिंग, वॉज दैट हमने फॉर द फर्स्ट टाइम बर्मा को इंडिया से सेपरेट होते हुए देखा, बिहार को उड़ीसा से सेपरेट होते हुए देखा, और सिंध को बॉम्बे से सेपरेट होते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ही हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसीलिए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इट इज़ द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज 1947 टू 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, लेकिन हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, हमने इसी को यूटिलाइज किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोवाइडेड फॉर फेडरेशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आया लास्ट मोमेंट, तो आई होप तुम लोगों को सब कुछ एकदम रिकैप होता हुआ जा रहा है। अब आया द लास्ट मोमेंट जो स्टार्ट हुआ ऑगस्ट 8 ऑफ 1940, जब पहली बार डोमिनियन ऑफर दिया गया, ओके। सो इट वाज द डोमिनियन ऑफर दैट वाज गिवन। दिस डोमिनियन ऑफर का मतलब ये था, इसको ऑगस्ट ऑफर या डोमिनियन ऑफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार ब्रिटिशर्स ने प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंडिया को डोमिनियन दे देगा। लेकिन ये देखो, ब्रिटिशर्स कभी प्यार से बात मानते नहीं थे, उनका हमेशा लेन देन था। उन्होंने बोला सपोर्ट अस ड्यूरिंग द वॉर और हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर द वॉर। लॉर्ड लिनलिथगॉ का ये ऑपोजिशन, पहले इस ऑफर को रिजेक्ट किया गया, तुमने वो सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन फाइनली वी एंटर्ड द वॉर एंड इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग। फिर अचानक ब्रिटिशर्स को याद आया कि ये प्रिंसिपल ऑफर को फॉर्मल एक्सेप्टेंस भी तो करनी होगी। तो आफ्टर द सरेंडर इन सिंगापुर उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा, और जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया तो उसने ऑफर लेकर आया। ऑफर ये लेकर आया कि इंडिया को 2 सेपरेट डोमिनियंस में डिवाइड करना है। मतलब एक डोमिनियन नहीं मिलेगा, तुम्हें 2 डोमिनियंस मिलने चाहिए। क्रिप्स मिशन ने ऑफर लाया कि जो भी एक्सेप्ट होगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक्सेप्ट होगा। मुस्लिम लीग ने बोला कि इंडिया को एक डोमिनियन नहीं 2 डोमिनियंस में डिवाइड होना चाहिए। दिस वाज वेरी मेजर न्यूज़ टू अस, और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ टू अस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला सर्टनली नॉट, हमें मुस्लिम लीग का ये ऑफर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है,
हमें तो वन अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सेड नो, हमें तो दो डोमिनेंस चाहिए, हमें एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड है। नाउ इन बोथ दीज केसेस क्रिप्स मिशन की कंडीशन बड़ी सिंपल थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों शुड बी ऑन द सेम पेज, बोथ ऑफ देम शुड बी एब्सोल्युटली एक्सेप्टिंग, अदरवाइज हम तुम्हें ये ऑफर नहीं दे सकते और अदर हम आपकी बात नहीं मान सकते। सो क्रिप्स मिशन फेल हुआ इन 1942 एंड इसी के रिएक्शन में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, ये जो स्लोगन हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज अब ये हो गया करो या मरो। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया और वो हो गया जिसके बारे में ज़्यादा लोगों ने सोचा नहीं था। चर्चिल द पार्टी एज अ हीरो ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू विक्ट्री हार गया एंड क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। क्लेमेंट एटली का पहला ये इरादा था कि किसी तरह से ये कलोनियलिज्म खत्म हो, तो उसने सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 में यहाँ पर भेजा। उससे पहले इफ़ यू रिकॉल लॉर्ड वेवल ने इनको रिकनसाइल करने की कोशिश की थी आज शिमला कॉन्फ्रेंस। जब सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 आया तो वो फिर वही प्रपोजल लेकर आया कि हम ना तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन करना है और सेम रहना है। इन अ वेरी फनी टर्न ऑफ इवेंट्स जिन्ना को कन्विंस कर लिया गया टू अलाउ फॉर इलेक्शंस एंड इंडिया वेंट इन द मंथ ऑफ जून etc. June July of 1946 to the elections to the first constituent assembly in the history of India. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी थी जिसको मौका दिया या जिसके पास पावर्स थी टू मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पूरे इंडिया में इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड 389 सीट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एवरी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंडियंस के लिए 8 सीट्स थी। 296 इलेक्शन से आने थे, 93 नॉमिनेशन से आने थे प्रिंसली स्टेट से। देखो मैं तुम्हें कनेक्टेड करते जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे फैक्ट्स भी कनेक्टेड हैं। जब प्रिंसली स्टेट्स के 93 नॉमिनेशन थे तो उनका भी प्रिंसली स्टेट्स का जो नॉमिनेशन था वो नॉमिनेशन भी पे भी बड़ा ऑपोजिशन था कि प्रिंसली स्टेट्स इलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा हुआ। फाइनली इलेक्शंस का रिजल्ट आया, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को गए, 73 मुस्लिम लीग को गए और 15 वेंट टू अदर्स। और फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946 इंडिया established or had the first session of our constituent assembly. मुबारक। सो मुस्लिम लीग के क्योंकि सीट्स बहुत कम थी और उनका दिल टूट गया था और अदर ऑपोजिशन दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट, वी वेंट अहेड टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी वेंट अहेड विद आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन ट्रेजेडी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 9 दिसंबर 1946 का ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन था, इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने एक मैसेज भिजवाया मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप ज्वाइन करो, आ जाओ, नाराज़ हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वादा किया कि वो 20 जनवरी 1947 को आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। उल्टा यहाँ पर बहुत सारे राइट्स हो गए एंड 3 जून 1947 से को लॉर्ड माउंटबैटन, जिसे भेजा गया था एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, ही गेव व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द माउंटबैटन प्लान। एस माउंटबैटन प्लान, एस माउंटबैटन प्लान, एस माउंटबैटन से पहली बार पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया गया। सो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया गया एंड इंडिया very sadly, okay, very sadly had to accept this. So इस एग्जीक्यूटिव डिसीजन का, ये एग्जीक्यूटिव ही था ना, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया बाय पासिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें पहली बार ये बात बोला गया ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947
British India shall be divided into two autonomous dominions, one shall be called as India, one shall be called as Pakistan. The parts of West Punjab, East Bengal, Khairpur, Sylhet, Northwest Frontier Province, British Baluchistan and Sindh shall become Pakistan. Sylhet and British Baluchistan on the basis of referendum became a part of Pakistan. And that unfortunately was the price of independence. This is how you revise this one. So मैंने तुमको सारे के सारे टॉपिक्स इसी पॉइंट पे बता दिए हैं. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. Without wasting more time, let's jump to the next topic, salient features. So, जो हम next topic करेंगे, that topic will be salient features. So when I talk of salient features, okay, अब इसको मैं करना क्या होता है, तो पहले इसकी देखते हैं importance. अब मज़ेदार बात क्या है कि मेरे हिसाब से salient features को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो. एक तरीका ये है कि आपने अभी पहले सारे सेलियंट फीचर्स पढ़ लिए. इन अदर वर्ड्स, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यू नो देयर आर मेनी सोर्सेज, वी हैव बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. या तो ये पकड़ लो, ओके, एंड उसको फिर कंटिन्यू करते रहो कि यार रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यू नो हमारे पास जुडिशल सुप्रीमेसी का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. या फिर एक और तरीका है. नाउ ऑल्दो आई एम डूइंग इट इन द सीक्वेंस दैट इज रिमेंबरिंग हियर, लेकिन आप इसको उल्टा भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? आप पूरा कोर्स खत्म कर दो. आप पूरा कोर्स खत्म कर दो. यू डू द, तो आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया. अब यू डू द एंटायर कोर्स. अब जैसे तुमने पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ लिया, तुमने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स कर लिए, अपने जुडिशियल रिव्यू समझ लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको इन्हें कनेक्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा. अच्छा, इसका मतलब था जुडिशियल सुप्रीमेसी. अच्छा, इसका मतलब था पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी. इसका मतलब था रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये होता है. अच्छा, ये वाला जो पार्ट था ये बोरोड था या फिर हैज़ बीन मोटिवेटेड फ्रॉम सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब होता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो. तो देर आर टू डिफरेंट वेज. ओके, या तो आप आगे का पहले का हेडिंग सेटिंग्स है, बिकॉज सेलियंट फीचर्स एक्चुअली क्या है, सेलियंट फीचर्स एक्चुअली हेडिंग है और अदर इंट्रोडक्शन टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वही सेलियंट फीचर्स है, इसलिए तो सेलियंट फीचर्स बोलते हैं उसको. या फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो और इंडेक्स पढ़ लो एज इन सेलियंट फीचर्स पढ़ लो. नाउ कम्स टू, तो ये हो गए दो अप्रोच. ओके, सी दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम. लेकिन द अदर मेथड इज कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अरे इसकी इंपॉर्टेंस सर्वोपरि है. क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेलियंट फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए. अब वो तुम्हें पता ही ना चले कि वो सेलियंट फीचर से, वो बात अलग है. बिकॉज अगर क्वेश्चन आया जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है कि वो सेलियंट फीचर का, बिकॉज सेलियंट फीचर तो मतलब ही हो गया ना कि वो तो पूरा का पूरा पॉलिटी ही है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है. सो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल दैट यू वोंट बी आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट. एंड आजकल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बड़े आते हैं. लिबर्टी क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑटोमेटिकली दैट मेक्स यू अवेयर ऑफ दिस पार्ट. तो मेरे हिसाब से आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस. ओके, सो इसमें कोई पकड़ मत लेना, लेकिन मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली और 2 या 4 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, जैसे मर्जी समझ लो. ओके, कहीं ना कहीं सेलियंट फीचर से ये आते ही. सो दैट ऑटोमेटिक, अगर 20 में से भी देखा जाए, सो दैट इज कंसिडरेबल पार्ट ऑफ योर एग्जाम. 20%, 10 से 20% पेपर ऑफ पॉलिटी शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेलियंट फीचर से आएगा. सो इसको हम करेंगे कैसे? तो वैसे करेंगे जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स किया था. आई होप यू हैव एंजॉयड द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का पार्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो इसको कैसे करेंगे? सो हमने करना है कोर टॉपिक. तो कोर टॉपिक क्या है? सेलियंट फीचर्स. सेलियंट फीचर्स कोई कोर टॉपिक नहीं है. सेलियंट फीचर देखा जाए तो सब कुछ है, एवरीथिंग. तो इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ एवरीथिंग. वेरी गुड. सो सेलियंट फीचर्स में अब आपको बहुत सारे फीचर्स समझना है. तो सबसे पहले जैसे आपको सोर्सेज. अब ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इंडिया, ऐसे वैसे ये क्रिटिसिज्म के फॉर्म में पूछते हैं, लेकिन इसको क्रिटिसिज्म के फॉर्म में ना भी पूछो तो भी समझ में आ जाता है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. ऑलराइट, सो लेट मी गेट दिस टू यू.
सो इसको यहाँ से समझना स्टार्ट कर, तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेलियंट फीचर, तो इसको ना स्टोरी की तरह करते हैं, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा तो 1946 टू 1950 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, 2 years 11 months 18 days एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ उससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, ओके, इंग्लैंड का जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट फिर भी था ही, यूएस का, एवरीवन, ओके, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, ये हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स था। नॉट ओनली हमारे पास ये था, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पे बनाया हुआ एक्ट था, वो भी हमारा एक सोर्स था। सो many of these factors added to the so called criticism कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द सेंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस सोर्सेज से कॉपी पेस्ट है, विच इज़ अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म, लेकिन ऐसा बोला जाता है तो मान लेते। बिकॉज जैसे अगर हम लोग बोले कि हम लोगों ने लिया द कॉन्सेप्ट, हमने तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ता, अच्छा तो फिर आपने ये भी सोच लेना चाहिए कि फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने इंग्लैंड से ले लिया, यस, फिर आपने बाद में, ओके, इफ़ यू नोटिस, तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आपने फिर यूएसए से ले लिया, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स जो हमारे पास वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से आए, इसको हमने इल्ज़ाम दे दिया कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन से। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर के खुद के वर्ड्स थे कि आई हैव एक्चुअली रैंसैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे, बोले तुम तो बोरोड बोल रहे हो, आई हैव रैंसैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डज रैंसैक्ड मीन्स? दैट मुझे लगा किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छी बात थी, मैंने उसको ले लिया, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इसको तुम एक्चुअली इस सिचुएशन में बोरोड या कॉपीड पेस्टेड नहीं बोल सकते। तो इसमें हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे हमारा जो प्राइमरी, जैसे तुम्हें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इससे रिलेटेड देखना, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वाज द लार्जेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड फॉर्म फॉर इंडिया। सो लार्जेस्ट पीस से तुमने डिराइव किया, और द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट। तो स्ट्रक्चरली हम लोग कहाँ से मोटिवेट हुए? स्ट्रक्चरली हम लोग मोटिवेट हुए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब तुम मोटिवेट इतने बड़े लेजिस्लेशन से हो रहे हो, डू यू रियलाइज कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही लेंदी होगा। सो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बताओ, तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ा, और तुम्हारा दूसरा कनेक्शन हो गया दैट सिंस वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑटोमेटिकली वी विल हैव द लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक तो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है यार हमारी बड़ी डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ पर लार्ज जोग्राफी, लार्ज पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए था। और एक और बात, ऐसा बुरा मानने वाली तो नहीं है, वैसे मेरे को तो बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए, बट क्या होता है एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स को एक तरीका होता है बात करने का, और वो होता है कि दे ट्राई टू इंश्योर कि एवरी डायमेंशन इज कवर्ड, सब कुछ कवर हो जाए। और क्योंकि वो एवरी डायमेंशन कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द रीजन वो ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है। तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे ए हैज़ टू गिव बी 500 रुपीज़, नो, वो पूरा घुमा के बोलेंगे दैट वेयर दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय two parties, the first party is called as the party of the first part, the second party is called as the first part, it includes here successors representatives। ऐसा ये क्या है यार, ये ज़रूरी होता है, तो ये लीगल लैंग्वेज होता है। दैट इज द रीज़न इसको एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। एक और रीज़न था, हमने एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा फॉर द स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन, तो हमने यूनियन एंड स्टेट्स के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। So that automatically makes this as a large constitution.
फिर एक और सिचुएशन, जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और वो बड़े खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, वो आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये भी अपने आप में एक बड़ा मेजर दुख है। सो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑन द बेस, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, और ओनली द पार्लियामेंट इज अलाउड, उनके पास है ही पार्लियामेंट, बिकॉज वो एक यूनिटरी स्टेट है। सो द पार्लियामेंट कैन यूनिलैटरली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज टू बी पास बाय द फेडरल एज वेल एज द स्टेट, और 3/4 ऑफ द स्टेट्स मस्ट रेटिफाई, दिस मेक्स इट अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि जी मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 में अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लेकिन देयर आर द सर्टन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरल स्पिरिट को टच कर रहा है, और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्पिरिट वाले हैं, दीज आर द वंस जिनको स्टेट की रैटिफिकेशन, एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स को रैटिफाई करना होता है। सो ये हो गया रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। नाउ दिस ऑल्सो मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करें तो हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन which was a written constitution. British constitution is called as an unwritten constitution. We adopted the written constitution from USA. इससे मुझे कुछ और भी याद आया, बताओ कहाँ कहाँ से क्या क्या याद आ रहा है। तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ले लिया, तो हमने प्रियम्बल भी ले लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स भी ले लिए, ओके, हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी ले लिया, ओके, ऑल दिस थिंग। तो फिलोसफिकली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अगर आप डीपीएसपी की बात करो तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से आ रहे हैं। सो नाउ प्लीज आई हैव टू टेक योर परमिशन टू डू दिस, बिकॉज आप मुझे अगर सेलियंट फीचर्स बोलने को बोलोगे तो मुझे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन से, बिकॉज एक तरह से आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर टॉक कर रहे हो, तो भाई यू नो फ्री फॉर ऑल है, आप जो मर्जी बोलना आप बोल सकते हो, विच ऑब्वियसली बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिमिट। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ बेटर कि आप पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दो एंड देन कम बैक टू इट, बिकॉज अदरवाइज दिस विल बी डुप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग। चलो नंदलेस, ओके, लेट्स कैरी ऑन विद दिस पार्ट। सो अब हम आगे चलेंगे। सो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ओके, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर हो गया विद रिगार्ड्स टू रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया एक फेडरेशन है कि इंडिया के पास एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है या क्या है। जी इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ओके, अच्छा हमें तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि फेडरेशन भी 2-3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और रादर फेडरेशन भी या तो ट्रू फेडरेशन हो सकता है या फिर लाइक केसी वेरे हैड सेड कि इट कैन बी अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर इज इन द सेंस कि हमारे पास कुछ हद तक फेडरेशन है, लेकिन वी आर एक्चुअली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। What are we? We are actually a union of states. So we are a union of states, and that is very very important to understand this part. So now you have to understand कि union of states और true federation में फ़र्क क्या है। So true federation was an agreement based federation. This is an arrangement. इसको बड़ा commonly समझाया जाता है कि this is coming together type of federation. कमिंग टुगेदर मतलब जो स्टेट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने से पहले दे वर सॉवरेन स्टेट्स, वो वॉलंटरीली अपने डिसीजन से इस फेडरेशन को ज्वाइन किए थे, एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑन द अदर हैंड इज होल्डिंग टुगेदर। ये पहले से सॉवरेन स्टेट्स नहीं थे, इन स्टेट्स को इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया, द ह्यूज इंडिया, द सेंट्रल, द यूनियन ऑफ इंडिया ने कार्व आउट किया था। वर्ड क्या है? कार्व आउट। सो द वर्ड हियर इज वी आर अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कोई अग्रीमेंट नहीं है, एंड वी हैव कार्व्ड इट आउट। तो तुम्हें स्टेट, इससे तुम्हें बड़ा अच्छा कनेक्शन हो जाएगा।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। सो ये कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही ये होल्डिंग टुगेदर है, इसमें इसका मतलब ये है कि हर थोड़े टाइम के बाद हमने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस कर दिया? हमने ये नोटिस कर दिया कि हर थोड़े टाइम के बाद ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है ना, ये इंडिया की तरफ यानी कि यूनियन की तरफ आ जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी टिल्ट। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद अदर थिंग्स जो आपको सेलियंट फीचर्स में समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। सो व्हेन आई से क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ट्रू फेडरेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्वासी फेडरेशन, अच्छा इस पे क्वेश्चन आते हैं कॉन्फेडरेशन से रिलेटेड। सो व्हाट इज कॉन्फेडरेशन, what is the advantage of federation, true federation over a quasi federal state? All of these things are very very important for you to understand this part. फिर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सेलियंट फीचर्स आएंगे। ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन हो जाता है विद रिलेशनशिप टू पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एज वेल एज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है। सो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, सिर्फ स्पीक अबाउट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ओके वो इंटैक्ट है। इन अदर वर्ड्स वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू लेजिस्लेटिव मैटर्स। तो लेजिस्लेटिव मैटर्स में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी। अब देखा जाए तो ऐसा देखा जाता है, हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। लेकिन इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी डज नॉट मीन दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नाउ व्हेन आई से दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड द पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, सो व्हाट डज दैट मीन कि हमारे पास लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इज the concept of judicial review. So Supreme Court and the Parliament has to balance itself, and they will have to balance itself in terms of either sovereignty of the Parliament or the supremacy of the judiciary. Now ये बैलेंस करना पड़ता है, और ये स्टोरी अगर तुमने यहाँ पर पढ़नी है तो यहाँ पे पढ़ लेना, नहीं तो जब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तब पढ़ लेना, क्योंकि तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। ये पूरा का पूरा गोलकनाथ जजमेंट इसी बेसिस पे था कि ये जो सिचुएशन है ओके, ये जो सिचुएशन है कि क्या पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग और इज इट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारा का सारा सिचुएशन अल्टीमेटली लेड टू केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जब ये डॉक्ट्राइन दिया गया कि इन मोस्ट केसेस the parliament is free to do whatever it feels like doing, लेकिन in some cases the judiciary can also intervene। अब वो कौन सा सब cases था? वो था that the parliament cannot do anything which violates or which destroys the essential fabric or the basic structure of the constitution of India। ये बहुत ही interesting concept जो कि हमारे इस constitution में आता है, is the difference between sovereign parliament of England and the balanced approach over here। अभी और भी बातें देखो, मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ कि सेलियंट फीचर्स जो है वो एक तरह से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने वाली बात हो। सो हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे पास है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमारे सेलियंट फीचर्स हैं। अब देखा जाए तो ये सेलियंट फीचर्स है इन द सेंस कि ये तो होना ही है। हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रिवाइज करें। एक और कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन ऑफ इंडिया सोशलिज्म। इंडिया सोशलिस्ट है तो हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है, व्हाट इज आवर ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, व्हाट इज आवर ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सारा कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पार्ट। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम लोग ऐसा इग्नोर कर बैठते हैं वो एक्चुअली सेलियंट फीचर्स का ही पार्ट है। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे वोटिंग राइट्स है, आर्टिकल 326 हमें बोलता है दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट shall be done on the basis of universal adult franchise। In other words, everyone above the age who is a citizen of India above a particular age as determined by the parliament, जो इस टाइम पर 18 years है, and otherwise not disqualified by any other law made by the parliament,
shall be entitled to vote. So ये बारी situation is given in universal header franchise, single citizenship, ये हमारे यहाँ पर एक और salient feature है, क्योंकि single citizenship हम इस basis पे बोलते हैं दैट अगर हम लोग बोलते हैं इन अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए की बात करते हैं तो देयर विल बी डुअल सिटीजन और डबल सिटीजनशिप. You are the citizen of USA also, and you are the citizen of a particular state of USA also. India, you will have a single citizenship. एक और इशू है जो कि एक्चुअली कनेक्ट हो सकता है क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट से, क्योंकि हमने वर्ड यूज किया वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट. तो हम लोग जब क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट है तो ये आपको कहाँ दिखता है? ये हमको इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है. तो हमने पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सारे इमरजेंसी प्रोविजंस डाले, आर्टिकल 352, 356, 360, national emergency, president's rule and the financial emergency, all of them covered under this part. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो फेडरेशन से रिलेट होता है. अब तुम नोटिस करो कि मैंने तुम्हें बोला था फेडरेशन एक छोटा बात नहीं है, फेडरेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा. सो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ओके, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो 3 टियर स्ट्रक्चर से बना हुआ है. एक है यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है द लोकल गवर्नमेंट. सो यू हैव यूनियन, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट. इस 3 टियर स्ट्रक्चर को भी हम अपने फेडरल स्ट्रक्चर से कंबाइन कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग विद रिलेशनशिप टू सेलिएंट फीचर. तो मैंने फिर ये बात बोला कि इसमें से कुछ भी निकाल लो, ओके, कोई भी एक वर्ड उठा के देख लो जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है, तो वो एक्चुअली तुम्हारा सेलिएंट फीचर ही है. इसको याद करने का तरीका ये है कि आप पहले पूरा बाकी स्ट्रक्चर खत्म कर दो एंड देन डू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो जी, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारी रिवीजन. आई होप तुम लोग नोट्स बनाते जा रहे हो, आई होप तुम्हें इंटरकनेक्शन आ रहा है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो. सो नोट्स बनाते चले जाओ. अगर तुम्हारे नोट्स नहीं बनेंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं होगा, यू विल नेवर बी एबल टू मेक एनी एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस. सो अब हम कर रहे हैं प्रीएम्बल. अब प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस से. सो इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं विद रिलेशनशिप टू इम्पोर्टेंस. और इम्पोर्टेंस में हम जब प्रीएम्बल करेंगे तो हम लोग को प्रीएम्बल हमेशा क्वेश्चन आता है. इट इज़, आई डोंट थिंक एवर, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई भी है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीएम्बल से क्वेश्चन नहीं आया. तो लेकिन प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन आता है ये हमको समझने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रीएम्बल मेमोराइज होना चाहिए. बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Full stop. जब तक तुम इस एंगल से, इस सिचुएशन से तुम मेमोराइज नहीं करोगे तब तक प्रीएम्बल के निटी ग्रिटीज तुम्हें समझ में नहीं आएंगे. सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट विद रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल. तो अब प्रीएम्बल को पढ़ना कैसे है? तो फिर से हमारा पुराना एस्पेक्ट. तो पहले कोर टॉपिक देख लेते हैं. कोर टॉपिक क्या है? कोर टॉपिक है प्रीएम्बल. मैंने तुम्हें बोला पढ़ना बाद में करो, समझना बाद में करो, पहले मेमोराइज कर दो. सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीएम्बल तब समझ में आएगा जब तुम्हारा मेमोराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज द एंटायर प्रीएम्बल एंड वंस यू मेमोराइज द प्रीएम्बल तुम्हें एक अलग ही अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा विद रिलेशनशिप टू प्रीएम्बल. वो तुम्हारा बैठे बैठे ना सबकॉन्शियसली रिलेट होना लग जाएगा. तो देर इज सम रीजन एंड देर इज सम लॉजिक एंड देर इज सम सेंस इन अंडरस्टैंडिंग कि प्रीएम्बल पढ़ना कैसे होता है और क्यों करना होता है. तो ये हो गया प्रीएम्बल को समझना. फेयर इनफ. फिर क्या सर? फिर है ओरिजिनल प्रीएम्बल और अमेंडेड प्रीएम्बल में फ़र्क देख लो. अब ये अमेंडेड है. अब जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ओवर हियर कि ओरिजिनल और अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में फ़र्क है. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्चुअली द ओनली अपॉर्चुनिटी
जबकि प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट लाया गया था, एंड दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 3 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था. वन वाज सोशलिस्ट, वन वाज सेक्युलर एंड वन वाज इंटेग्रिटी. ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आता है कि प्रियम्बल में द 3 वर्ड्स दैट वर एडेड वर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. सो मेक श्योर दैट यू नो दीज पार्ट्स. सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है. तो मैं ऐसा इसको मैंने ऐसे बहुत सारे ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन देखा है. जैसे पूछते हैं कि विच वर द 3 वर्ड्स एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया. कभी कभी ऐसे नहीं पूछते, ऐसे घुमा के पूछते हैं. ऐसे बोलते हैं जैसे चॉइसेस में देते हैं 1 2 3 4. सो द आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टूड बिफोर द 42nd अमेंडमेंट, या फिर ऑन द डे ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो एक्चुअली यूपीएससी सीएससी 2019 का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज नेचर ऑफ इंडिया. इंडिया वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ, यू कैन ऑलवेज सर्च थ्रू. इंडिया वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये बाद में आया. तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें तब बड़े इजीली तुम कन्फ्रंट कर लोगे इफ यू नो व्हाट इज द प्रियम्बल और हैव यू मेमोराइज द प्रियम्बल. फिर तुम्हें कुछ टर्म्स पे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत टर्म्स बता देता हूँ. सो ये टर्म्स में आएंगे. सो एज आई सेड, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice. अब इसमें 3 आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तुम्हें क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इमर्जिंग आउट ऑफ. सो इट वाज अ टैगलाइन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. सो ये रशियन रेवोल्यूशन का टैगलाइन था जहाँ से ये निकला. व्हेन आई से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो तुम्हें आर्टिकल 37 से इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. So Article 38 says, it says that the state shall strive to be a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of national life. तो ये 38 से आ गया. तो तुम्हें फिर इससे एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो आर्टिकल 38 का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट राइट समहाउ रिलेटेड लग रहे. इसलिए बोला जाता है DPSPs आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रियम्बल. इन अदर वर्ड्स कि ये दोनों में मैनिफेस्टेशन है. मैनिफेस्टेशन DPSP में है, विजन यहाँ पर है. फिर वर्ड आता है लिबर्टी. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी, व्हाट इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. अब कनेक्शन देखना है तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप में हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया. अब यहाँ पर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा. वन इज नेगेटिव लिबर्टी, वन इज पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी वो वाला होता है जो क्रिमिनल लॉ, कन्विक्शन, अरेस्ट, उससे सब डील कर रहा है. तो वो एक्चुअली रिलेट हो जाएगा आर्टिकल 21 से. तुम नोटिस करते जा रहे हो कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है. आर्टिकल 21 से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. तो ये जो कर्टेलिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वो वर्ड आएगा जो लाइफ से आएगा. सो व्हाट इज लाइफ? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. फिर तुम कनेक्ट कर दोगे इसको मनेका गांधी केस से, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब हमने ये बात सुनी थी, या फिर फ्रांसिस कोराले मिलन केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट लाइफ इज नॉट मियरली लिविंग, इट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. तो ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें से. फिर एक और कॉन्सेप्ट आएगा इक्वालिटी का. अब ये इक्वालिटी भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट में आएगा. इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अरिथमेटिक इक्वालिटी नहीं है. इट इज़ नॉट मियरली एन अरिथमेटिक इक्वालिटी, इट इज़ एन इक्वालिटी विच इज़ ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पर ये तो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में भी काम आ जाएगा. इनफैक्ट लिबर्टी, ये सारे कॉन्सेप्ट PS में भी काम आ जाएगा. अगर तुमने PSIR एज एन ऑप्शन लिया है तो वहाँ पे भी ये बहुत इंटरेस्टिंगली काम आएगा. सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट में भी आपको पता हो जाएगा कि इंडिया में एक्चुअली इक्विटी है. ओके, दैट इज एज मच इक्वालिटी एज इज नीडेड. सो ये इंडिया का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी. सो थर्ड इस वाले कॉन्सेप्ट में इज फ्रेटर्निटी.
अब तुम्हें कुछ नोटिस हो रहा होगा कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टैगलाइन है। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन भी कभी कभी बड़ा कॉमनली आ जाता है कि वेयर डिड इंडिया डिराइव द वर्ड्स, और वेयर डिड द इंडियन प्रियम्बल डिराइव द वर्ड्स justice from, or where did we get motivated from? So that was Russian Revolution. Liberty, equality and fraternity comes from French Revolution. फ्रेटर्निटी के बारे में, अच्छा, इसमें फिर डॉक्टर अंबेडकर के बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट्स दैट लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी विल लीड टू वन, the haves or the stronger one dominating the weaker ones. Equality without liberty will stop the enterprise of individuals, and liberty and equality without fraternity does not mean anything. So ये बड़ा ही solid connections, all of them coming from three words: liberty, equality and fraternity. So ये जब तुमने कर लिया, now इसको ऐसे भी समझना होता है, इसको ऐसे भी समझाना होता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, we the people of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular, तो यहाँ पर क्या है, sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality, status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Very nice. So इसमें दो तीन important concepts आएंगे, जैसे we the people. When I say we the people, तो ये we the people जो है ये source of power है. So हमारा source of power क्या है, हमारा source of power we the people है. फिर है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो व्हेन आई से सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये नेचर ऑफ इंडिया है. ओके, ये क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. और ये क्या है, ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है. सो दिस इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट, एंड इस तरह से हमारे पास चार पार्ट्स में प्रियम्बल के पार्ट्स है. सो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज टू बी डूइंग विद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन है. सो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें ये वर्ड्स भी आने चाहिए. व्हाट इज सॉवरेनिटी, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं कि सॉवरेनिटी एक्सटर्नल है कि इंटरनल है कि बोथ है, राइट. क्या इंडियंस एज एन इंडिविजुअल आर सॉवरेन और नॉट. फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यूएनओ में हमने ज्वाइन किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि हमने यूएनओ ज्वाइन किया, क्या हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है. सर्टनली नॉट, इट इज एब्सोल्युटली अ पार्ट, और इट डज नॉट एक्चुअली हैम्पर आवर एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एट ऑल. वेरी गुड. फिर हमारे पास है सोशलिस्ट. व्हेन आई से सोशलिस्ट वर्ड, तो सोशलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या हमारी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है? सर्टनली नॉट. तो हमारे पास कौन सी सोशलिज्म है? तो हमारे पास सोशलिज्म इज प्राइमरली गांधीयन सोशलिज्म इंटरस्पर्स्ड विद मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. ये कहाँ से समझ में आता है? ये हमें समझ में आता है बिकॉज हमारे पास इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे पास स्टेट ओन रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन दैट इज ओनली 10% ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म. हमारे पास आमतौर पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है. फिर है सेक्युलर, और नाउ प्लीज रिमेंबर ये सोशलिज्म एंड सेक्युलर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया. सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म ऑल्सो, कि हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं है. ओके, तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है. ये भी एक तरह से गांधीयन कॉन्सेप्ट है ऑफ द सर्वधर्म संभाव कॉन्सेप्ट. ओके, द वॉचफुल एम्बिवैलेंस का कॉन्सेप्ट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स वाला कॉन्सेप्ट. हम कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोई भी एक रिलीजन के स्टेट किसी एक रिलीजन के फेवर में नहीं कर सकता, किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं कर सकता. वी आर वॉचफुली एम्बिवैलेंट, इंडिफरेंट है, अनटिल अनलेस पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इंटेग्रिटी या ऐसा कोई भी सिचुएशन में स्टेट को इंटरफेयर करना अलाउड है. डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ये अपने आप में बड़े, ये तो अपने आप में रिसर्च टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन टू द एक्सटेंड इन सो फार एज अंडरस्टैंडिंग प्रियम्बल कि येस डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ओके, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज है, फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस है,
रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है, लेक्सट्रेक्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये हमारे डायनास्ट नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आएंगे, और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है विद रिलेशनशिप टू डेट। तो जी हमने तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट 26 नवंबर 1949 की, हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेट ऑफ इनैक्टमेंट जो है वो 26 नवंबर 1949 है। तो जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट और 26 नवंबर 1949 है, ये 26 नवंबर 1949 की डेट, ऑलराइट, क्यों क्यों इज नॉट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका रीजन एक पॉलिटिकल रीजन है। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को you had what is called as a पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ, और पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ द कांग्रेस। और अब इतना बड़ा इवेंट हुआ दैट वी आर डूइंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या इसी टाइम पर हम लोग मान सकते हैं दैट इट इज टू हैव अ पॉलिटिकल वेरीफाइबिलिटी या फिर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। हमने 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1930 को कोइंसाइड कर देते हो 26 जनवरी 1950 से, इसलिए उस दिन हमने कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, या फिर उसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और इट वाज एनफोर्स। अब यहाँ पर आता है वर्ड्स का खेल, तो वर्ड्स ज़्यादा टेंशन मत लेना। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स 26 नवंबर 1949 है, एंड कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950 है। नाउ ऑल्दो हमने मेजॉरिटी पार्ट कवर कर लिया, लेकिन एक पार्ट जो तुम्हें एज दे देगा इन दिस एग्जाम, एंड दैट एज इज विद रिगार्ड्स टू द जजमेंट्स और रिलेटेड टू द प्रियम्बल। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन आता है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट? अब ये क्वेश्चन का आंसर ना हम लोग नहीं दे सकते। इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट जस्ट गिव इट बाय कॉमन नॉलेज, यू विल हैव टू गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स यूज़ करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा बेरूबारी केस, जिसमें 1960 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इससे रिलेटेड सारा का सारा, अब ये यहाँ पर तो हो नहीं सकता, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल ओवर हियर, लेकिन यू कैन डू दिस जब अगर आप मेरे साथ क्लासेस में होंगे तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड स्टोरी सुना सकता हूँ कि बेरूबारी यूनियन का क्या केस था, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, रैडक्लिफ लाइन पे क्या डिस्टर्बेंस थी, क्यों ये इशू उठा, क्यों आर्टिकल 143 हुआ। लेकिन एट दिस स्टेज वी कैन से बेरूबारी केस सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and then the same decision was overruled in the Keshavananda Bharati case. The Keshavananda Bharati case said that the preamble is a part of the Constitution of India. So ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरैक्टेड, यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। तो प्रियम्बल से रिलेटेड जजमेंट्स आती हैं, एक और पार्ट आता है प्रियम्बल से रिलेटेड। सो प्रियम्बल से रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, why is it called as a vision of the, और जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, which of the following reflects the mind of the makers of the constitution, so that is preamble. So ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, you should be knowing this also. फिर why is it called as a lighthouse of the constitution, why is it called, or why was it described as a political horoscope, why was it described as the identity card of the constitution, and so on and so forth, and who described it. तो ये सारी चीज़ें ये। फिर एक और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इज प्रियम्बल अ सोर्स ऑफ पावर, इज प्रियम्बल अ सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और द स्टेट और नॉट, और द गवर्नमेंट और नॉट। फिर आंसर होगा नो, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स मियरली एन आइडिया और नो। फिर एक और सिचुएशन पे क्वेश्चन आता है, इज इट अमेंडेबल और नॉट, वो तुम्हें मालूम है, हाँ इज इट अमेंडेबल, इज इट जस्टिसेबल और नॉट, सर्टनली इट्स नॉट जस्टिसेबल। So all these questions will come from preamble, and as I said, you can just keep on going on into it. जब मैं इसको प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो समटाइम्स
वी गो फॉर मोर देन अ क्लास, समटाइम्स मोर देन क्लास, मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं ओनली टू फिनिश द प्रियम्बल, बिकॉज देर आर मेनी इंटेग्रल पार्ट्स. अच्छा, अनदर क्वेश्चन is what is the difference between the preamble of United States of America and that of India? So in preamble, in USA, preamble is the plan according to which the constitution was made. In India, it is a summary of the rest of the constitution. This is an integral part. तो preamble होने की वजह से थोड़ा सेम हो जाएगा. So all of these things are very very integral part of the understanding of preamble. So at this stage हमारे 3 मेन प्रिलिमिनरी पार्ट्स खत्म हो गए, और इस 3 मेन प्रिलिमिनरी पार्ट्स के बाद मैं अभी आपको एक ब्रेक दूंगा एज इन दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस. इन द नेक्स्ट पार्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे, वी विल स्टार्ट विद यूनियन पार्लियामेंट. सो प्लीज इंश्योर कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसके सारे नोट्स बन जाए. आपका प्रियम्बल का पोर्शन खत्म, आपका सेलियंट फीचर्स खत्म, आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खत्म, and then concentrate on the second part. So we will get back to this once you are free with this, or soon after this the second part of this will start, and इस तरह से हम इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाएंगे, and we'll try and ensure that everything is finished. So we continue to strive to ensure that you get a realistic chance of cracking this exam. Okay, I would sign out by making you remember that please use the code SIDLIVE, SIDLIVE. चाहे आप 36 मंथ का कोर्स लीजिए, 24 मंथ का कोर्स लीजिए या 12 मंथ का कोर्स लीजिए, we'll be very very happy to teach you, give you a realistic chance of cracking this exam. You're a wise gang of students, take a wise decision. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.